अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा आवाज आ रही है? चलो बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 1 एक कर रहे थे, काइंडली ढूंढिएगा जरा सोलर पैनल्स वाला। इसको जरा पहले कंप्लीट करवा दो जरा। जहां तक हुआ था क्लियर है सारा? कोई कल से रिलेटेड कंफ्यूजन तो नहीं है? चले सर, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जरा देखें एक नजर। हमने फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को। वैल्यू और कॉस्ट में क्या डिफरेंस है? कॉस्ट तो हमने निकाल ली है स्टॉक की, लेकिन वैल्यू मींस लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी। तो अब लास्ट पैराग्राफ उधर हमारा रह गया था। लास्ट पैराग्राफ एक दफा रिवाइज कर लें जरा जहन में। मार्केट प्राइसेस कुछ डाउन हो रही थी क्योंकि एक नया सोलर पैनल मार्केट में लॉन्च हो गया। हम करंटली उनकी सेल प्राइस, हमारी करंट सेल प्राइस 18,500 है, लेकिन हमने डिसाइड किया कि हम 22,000 पे बेच लेंगे आफ्टर इंक्रीजिंग अ कॉस्ट ऑफ 2,500 पर यूनिट। ये मूवी जरा साथ साथ रिस्पॉन्ड कर दें। जी डियर, थोड़ा सा जो पिछले क्वेश्चन है उनके साथ जरा लिंक अप कर लीजिएगा चीजें। हेडिंग लिखें जरा नीचे टेबल के, टेबल के बाद हेडिंग लिखें वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। as on 30th June 15। जो क्वेश्चन पहले किए थे, पहले पिछला क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 3 जो पहले कर रहे थे, उसमें और इसमें बड़ा डिफरेंस ये है, उसमें कुछ यूनिट्स डैमेज थे, उनकी एनआरवी कम थी, और जो कुछ गुड यूनिट्स रिमेनिंग थे मींस डैमेज नहीं थे, उनकी एनआरवी ज्यादा थी। लेकिन अब इस केस में अगर हम पढ़ें तो मेरा ख्याल है, पढ़ के जरा बताइएगा आप लोग भी, कि क्या सारे सोलर सोलर पैनल्स का कोई इशू बन गया है? जस्ट एक मिनट, क्या सारे सोलर पैनल्स का कोई इशू हो गया है? तो यहाँ क्या करना चाहिए आप सजेस्ट करेंगे? सॉरी जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे से डैमेज का मसला नहीं है, डैमेज और गुड यूनिट्स का issue। हमारे जो क्लोज यूनिट्स हैं उनकी फ्यूचर सेल प्राइस बताइए। तो मतलब मेरी इस बात का सिंपली ये है कि शायद इस तरह से होना चाहिए। कॉस्ट है, टेबल देखिए हम लोग, कितने स्टॉक में सोलर पैनल्स बचे हुए ये बैलेंस में 2240, और इनकी कॉस्ट अगर कैलकुलेट करें, सॉरी कॉस्ट कैलकुलेटेड है 50019। बस इन्हीं की हमें बस एनआरएफ कैलकुलेट करनी है, ये 2240 यूनिट्स की। ठीक है, बस मुझे अब सिंपली क्या करना है, ये चले एक स्टेप और देख लें फिर जरा क्लियरली बता दीजिएगा। अब मुझे 2240 यूनिट्स की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है। यकीनन उसको नेट करके भी किया जा सकता है, लेकिन मैं चाहूंगा फॉर्मूला हम दोबारा रिवाइज कर लें। और फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस नेसेसिटी फॉर सेल जो हमें करने पड़ेंगे ताकि हम उस रिस्पेक्टिव प्राइस पे बेच सकें। एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस नेसेसिटी टू मेक सेल। ये दो फिगर्स चाहिए, तो इन फिगर्स की बेस पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, और जो भी अमाउंट आएगी वो कॉस्ट से कंपेयर करके फिर हम डिसीजन ले लेंगे कि लोअर क्या है। ठीक है मेरी बात, ठीक है? बात से आप एग्रीड है? तो आप सिर्फ कॉस्ट लिख लें, बाकी एनआरवी की वर्किंग मेरे साथ कीजिएगा। बाकी फिर मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा भी, तो आप लोगों ने प्लीज साथ साथ मेरी बात समझने की कोशिश करनी है। स्टडीज के हवाले से बेटा मोटिवेट रहना है आपने।
हम फिजिकली चाहे एक दूसरे के सामने ना हो, लेकिन मेंटली हम सब लोगों ने एक साथ रहना है, विच मीन्स कि ये डेली बेसिस पे पढ़ाई करने वाली होती है। आप कभी भी ये किसी दिन का लेक्चर स्किप करेंगे अगर, तो डेफिनेटली आपको नेक्स्ट क्लासेस में फिर प्रॉब्लम आएगा। जी डियर, अगर इकट्ठे हैं तो काइंडली 1 मिनट में एक छोटी सी बात सुने गौर से। व्हाट आर द क्लोजिंग स्टॉक यूनिट्स डबल टू 40? अब चेक ये करना होता है कि 2240 यूनिट्स जो बच गए हैं वो फ्यूचर में जब बिकेंगे तो हमें गेन होगा या लॉस होगा। तो अब करना क्या है, डाटा देखिए क्वेश्चन का। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस पर यूनिट इन फ्यूचर? 22,000, ठीक है, ये 22,000 22,000। लेकिन बेटा जब हम अपनी फिगर्स में ले रहे हैं तो रिवाइज कर लीजिएगा जहन में। 22,000 हम पूरा क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 20 थाउजेंड्स में है, तो अब 22,000 की जगह थाउजेंड्स में जब वर्किंग करेंगे तो सिर्फ 22 ही रह जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली एक चीज और देखेंगे, बाद में फिगर सॉल्व करते रहिएगा। फिर इसी तरह 2240 यूनिट्स हैं, इन जब सेलिंग एक्सपेंसेस फाइंड आउट करेंगे तो 1 यूनिट के सेलिंग एक्सपेंस लिखे हुए हैं 2500, लेकिन अगर इसे थाउजेंड्स में लिखेंगे तो क्लियर रखिएगा जरा, ये 2.5 हो जाएगा। 2000 पूरे हैं और 500 मीन्स हाफ थाउजेंड है, ठीक है। तो इसको जब लिखेंगे तो थाउजेंड्स में अब लिखना है, सारा डेटा पे थाउजेंड्स में यूज होना चाहिए। तो जहां थाउजेंड्स में नहीं है वहां पे मैं खुद कन्वर्ट करूंगा। तो 22,000 बिकम्स 22 इन थाउजेंड्स, और सेलिंग एक्सपेंसेस 2500 मीन्स 2.5। थाउजेंड में 3 जीरो होते हैं तो ये 2 हैं, ये 2500 है, तो 2000 ये पूरा है, और 500 मीन्स आधा हजार है। तो टोटल में तब कितने हजार हो गए? 2.5 थाउजेंड हो गए। सही है, क्लियर है? प्लीज बताइए पहले, ये थाउजेंड्स भी में भी पता होना चाहिए चीजें। बाकी फिगर सॉल्व करें। और सर जी क्वांटिटी थाउजेंड्स में नहीं लिखनी, काशिफ काइंडली बेटा प्लीज ट्राई किया करें, रुपीस थाउजेंड में लिखने हैं। 2240 क्वांटिटी है, हम ये नहीं कह रहे कि हमारा क्वेश्चन क्वांटिटीज के एंगल से थाउजेंड में हो रहा है, प्लीज रुपीस थाउजेंड्स में लिखना है। तो 2240 इंटू 22 अगर आप करेंगे तो आप प्लीज सॉल्व करें फिगर्स, ये बन जाएगी फिगर 49,280 और 5600। तो इट इज एक्सपेक्टेड कि जब बेचेंगे तो 49,280 मिलेंगे, और सेलिंग एक्सपेंसेस अगर लेस कर लें नेसेसरी टू मेक सेल, तो हमारे पास फिर एनआरवी कैलकुलेट हो जाएगी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। फॉर्मूला वाले याद आ गया सबको? 43,680। फाइनली अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, फिर अब रिक्वायरमेंट हमारी सॉल्व हो रही है। कॉस्ट देखें, वो है 5,019 अकॉर्डिंग टू द टेबल जो हमने बनाया, और एनआरवी आ गई है 43,680। तो फाइनली बताएं फिर कौन सी इसमें से फिगर वैल्यू बनेगी? इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लास्ट एक्सपेंडर्स लिखें सारी बहस की। फाइनली एग्जामिनर के एंगल से हमारा आंसर अब क्या है? जी शाहजेब, आपको कौन सा बेटा वर्किंग का कोई अच्छा और स्टाइल लगता है? कंक्लूजन मेरी ये है कि क्लोज इन्वेंट्री should be valued at 43,680, which is lower of cost and NRV। बट अगर फार्मूला पूरा लिख लेंगे तो उसमें क्या हर्ज है? उसमें पूरा में हर्ज क्या है? जब ऐसा ऐसा बात समझ आ जाएगी तो फिर नहीं लिखा करेंगे। जी माय डियर, इकट्ठे हो जाए, कोई कंफ्यूजन फाइनली तो नहीं रहेगी, बता दें कोई अगर रहेगा मसला, साथ साथ चला करें। तो अगर कंफ्यूजन है साथ साथ बताया करें, वरना समटाइम चीजें आगे चली जाती हैं, फिर आप अगर पिछला ही क्लियर नहीं है तो आगे भी समझ नहीं आएगा ऑफ कोर्स। सब लोगों ने लिख लिया, मुझे बता दें, और अगर कोई सवाल है किसी का।
ये उसामा मेरा ख्याल है ये आपने एक सामने मिरर रखा हुआ है, तो मैं नहीं नजर आ रहा आपको, आपको शायद मिरर में आप अपना आप नजर आ रहा है और आपने उसको कहा शायद, वरना मैं तो जो जैसा नजर आ रहा हूँ मुझे पता है यार। ठीक है ना उसामा, लगता है आपको अपनी रिफ्लेक्शन नजर आ रही। जी डियर, क्वेश्चन नंबर 2, थैंक्स अ लॉट सर। ये उसामा क्वेश्चन क्लियर है सर? क्वेश्चन इज लुकिंग वेरी गुड सर। जी मिस्टर उसामा। जी मेरे क्वेश्चन नंबर 2, थैंक्स थैंक्स सर। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, एक जल्दी से और क्वेश्चन वाइंड अप करें, फिर जरा इस बहस को आगे लेके चलते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हमने पीरियोडिक से कर लिए, कुछ परपेचुअल से कर लिए, अब जरा एक और जरा कंप्रीहेंसिव से क्वेश्चन पीरियोडिक के एंगल से आना। तो एक मिनट जरा रिक्वायरमेंट पढ़ें, नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी, उसी पेज के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है, उसकी रिक्वायरमेंट देखना। पहली बात वही है, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री टू बी डिस्क्लोज्ड। फिर एक जर्नल एंट्री आपसे डिस्कस करनी है लॉस ऑफ स्टॉक की। लॉस ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री सिंपली मींस स्टॉक की बात हो रही। तो इन फर्स्ट रिक्वायरमेंट को फिलहाल ध्यान में रख के मेरा साथ डाटा पढ़ना, और अब ये चीजें बिल्कुल फाइनल कर लें। आसान सी डिस्कशन है, इसमें बहुत ज्यादा मसले नहीं है, अब काफी टाइम लग गया इसमें, तो आइए जरा इस बात को समेट लें। A company deals in imported equipment, the management follows underlying periodic inventory system का सवाल है, and updates its records and values the stock on weighted average। अब periodic weighted average है, periodic weighted average अगर है तो रेट एक ही दफा निकलता है एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, और डिवाइडेड बाय ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस क्वांटिटी, अमाउंट से क्वांटिटी को। तो रादर देन टेबल, पीरियोडिक में कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अगर है, वेटेड एवरेज है, तो हम सिंपली रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो कॉस्ट आ जाएगी, और फिर इंशाल्लाह उसकी एनआरबी की वर्किंग भी करेंगे ताकि लोअर फिगर सेलेक्ट हो सके, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब पढ़ते जाए क्वेश्चन का। The following information pertains to year ended 31st December 16. Opening stock amounted to rupees 12 million, consisted of 600 units. Purchases during the year are 31st March, 16th October, 16 June, 31st October। फिर सेल्स दी हुई हैं। अब ये बातें शायद रिपीट हो रही हैं। परचेज के जो यूनिट्स दिए हुए हैं उसके साथ जो पर यूनिट लिखा हुआ आगे, दैट शुड बी परचेज प्राइस पर यूनिट, और अगर सेल्स के यूनिट के सामने को पर यूनिट रेट लिखा हुआ है तो इट शुड बी सेल प्राइस पर यूनिट। और अगर देखें और से तो लग रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर सेम रेट पे सेल हो रही है। आगे चलें। ऑन 10th April 50 units of the units from the purchase on 31st March were found to be damaged and returned to the supplier। गौर से पढ़ें और मुझे सिर्फ ये बताएं, ये लॉस हमारा कंसिडर होगा या ये परचेज रिटर्न हमारी कंसिडर होगी? पढ़ ले, तसल्ली से पढ़ के सही बताइएगा। जी डियर उसामा, लॉस कंसिडर करेंगे मिस्टर मोहम्मद या परचेज रिटर्न है? साकिब प्लीज यार। देखिए बेटा, कंसिडरेशन लेकर हम सोचे ठीक है, ये बिल्कुल सही है, सप्लायर का लॉस सही कहा आतिफ आपने। ये बेटा नहीं बस नहीं है यार। देखिए दो तरह से सिचुएशन हो सकती है, फर्स्ट करें गौर से सुने, गौर से सुने, ठीक है, ठीक कह रहे हैं हम, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, जस्ट मिनट, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट। लिखा हुआ 50 यूनिट्स फ्रॉम द परचेज ऑन 31st मार्च। 31st मार्च वाले दिन जो परचेज हुई थी 31st मार्च वाली, उसमें से 50 यूनिट्स आर वर फाउंड टू बी डैमेज्ड एंड रिटर्न टू सप्लायर। देखिए अगर हमने चीजें खरीदी हों और हमारे पास आके डैमेज हुई हों तो ऑब्वियसली बेटा सप्लायर फिर वो वापस नहीं ले लेगा कि ये चीजें डैमेज है। अगर चीजें हमने खरीदी और हमारे पास आके डैमेज हुई तो ऑब्वियसली फिर ये हमारा लॉस है। लेकिन फर्ज करें अगर आपने चीजें परचेज की और परचेज गुड्स में से ही कुछ चीजें डैमेज थी, तो फिर ये लॉस आपका नहीं, फिर ये सप्लायर का है। तो अगर सप्लायर रिटर्न ले रहा है चीजों की, तो बताएं हम परचेज रिटर्न्स फाइनल करेंगे। बाकी ठीक है, 2-3 हजरात अनीब वगैरह एक दो नाम मैंने और बोले थे,
आप लोग बस फाइनल कर लें, क्या हमारे लिए ये परचेज रिटर्न है या हमारे लिए कोई लॉस है। जी जिन हजार के पास मैंने नाम बोले थे वो बता दीजिएगा, बाकी सबका ठीक है। जी अनीब 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 अनीब, तो आपको ऐसे साफ तो नहीं, ठीक है थैंक यू, बस ठीक है। तो ये बेटा फिर हमारे लिए परचेज रिटर्न है, और परचेज रिटर्न्स का क्या किया जाता है, सिंपली परचेजेस में से लेस किया जाता है। ठीक है, एक चीज और भी सुन लीजिएगा, सप्लायर हमेशा चीजें उसी रेट पे रिटर्न लेगा जिस रेट पे हमने खरीदा होगा। तो 10 अप्रैल को कहां से गुड्स परचेज, कौन सी वाली परचेज हुई है, कौन सी वाली परचेज रिटर्न हुई है, 31 मार्च से। इट मींस अगर हम इस परचेज रिटर्न की अमाउंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो 50 यूनिट्स को 21500 के रुपीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर वो कहता है 16 जून वाली में से, वैसे ऑब्वियसली 10 अप्रैल को तो नहीं रिटर्न हो सकती, लेकिन रिटर्न हमेशा सप्लायर किस रेट पे लेगा, जिस रेट पे आपने परचेज किया होगा। और दोबारा सोच ले व्हाट्स, आप किस रेट पे रिटर्न लेंगे, जिस रेट पे आपने सेल किया होगा। ठीक है, सही है मेरे वर्ड्स, वर्ड्स मेरे ठीक है, एग्रीड है। आगे बढ़े, ठीक है थैंक यू, बस ठीक है कोई इशू तो नहीं किसी का, इशू है तो बता दें, बस अगर इशू है तो बता दें वरना ठीक है। चलें आगे चलें। ड्यूरिंग द ईयर 80 units were damaged in an accident in the warehouse, warehouse कहते हैं गोदाम को, स्टोर रूम को, and were written off, ये एक वर्ड कल भी आया था, बताएं ये लॉस की एंट्री है या परचेज रिटर्न की। हाँ जी, हमसे डैमेज हुई है, ठीक है, ये हमारा लॉस है। और रिटर्न ऑफ का मतलब क्या है, हम इसका लॉस रिकॉर्ड करेंगे, और लॉस रिकॉर्ड करते हैं एट कॉस्ट। और जब लॉस रिकॉर्ड करेंगे तो फिर लॉस डेबिट परचेजेस क्रेडिट, बिल्कुल ठीक है मोहम्मद सलमान ने, लॉस डेबिट करेंगे परचेज क्रेडिट करेंगे, हुसैन ने भी बिल्कुल ठीक है। आई होप कि अब जरा बात बनना शुरू हो रही है। नंबर 3, 75 units were returned by a customer on 25th September from the sale made on 2nd September। 2nd September वाले दिन ये जो सेल हुई थी, इसमें से 75 यूनिट्स रिटर्न हो गए हैं। ये क्या चीज आज निकल आई है सर, सेल रिटर्न है। ये नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट सेंटेंस में क्या निकला था, परचेज रिटर्न, सेकेंड सेंटेंस में लॉस है, और थर्ड सेंटेंस में परचेज रिटर्न्स है, सॉरी सेल रिटर्न्स है। अच्छा सोच के छोटी चीज बताइएगा, अगर सेल रिटर्न अगर हो तो आपका स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, सोच ले पहले, गलत ना ऐसे बता दीजिएगा। सेल रिटर्न्स अगर हो तो सेल रिटर्न होने से स्टॉक बढ़ेगा या कम होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। ठीक कह रहे हैं सर, बिल्कुल नहीं सर जी कम नहीं होगा, सलमान अपना अपना सोचना है, कम होगा नहीं। उसामा उसामा कर ली माय डियर, दोबारा सोच रहा है, कम नहीं होगा। सेल रिटर्न हमें हमारा हमारा डेफिनेटली जिससे जिससे लिए उसकी तो चीजें कम होंगी, उसकी तो परचेज रिटर्न है। सेल रिटर्न होने से प्लीज स्टॉक बेटा बढ़ेगा यार उसामा, उसामा आपके अलावा तकरीबन ठीक है सबका, तो कर लिया आप भी बता दें। जी वापस आइए गुड्स, जी एंट्री उसकी अगर याद रखना चाहें तो बिल्कुल ठीक है, सेल रिटर्न्स डेबिट होंगी और डेटर क्रेडिट होगा, अगर हमें नहीं पता तो वी अज्यूम के क्रेडिट सेल है, हमारे पास आ जाएंगे, बिल्कुल ठीक है, सब हमारे। अगला पैराग्राफ पढ़ें। ड्यूरिंग स्टॉक काउंट कंडक्टेड ऑन 31 दिसंबर, अब इस क्वेश्चन में हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर है, तो ड्यूरिंग स्टॉक काउंट कंडक्टेड ऑन, जब 31 दिसंबर को चीजें गिनी जा रही थी, इट वाज फाउंड, पता चला 100 यूनिट्स आर स्लाइटली डैमेज्ड with an estimated selling price of 50% of the normal sale price, वर्किंग चला करेंगे, और रिपेयर चार्जेस आर 5000। बताएं क्या ये 100 यूनिट्स अभी वैसे हैं हमारे पास, ये एंड में 100 है, लेकिन क्या ये बिक सकते हैं, हाँ जी हमारे पास है, बिक सकते हैं, लेकिन बिकेंगे फ्यूचर में, अभी नहीं बिके, बिक सकते हैं, हाफ प्राइस पर बिक सकते हैं, लेकिन क्या बेचने के लिए कोई रिपेयर करने पड़ेगी, इन पे रिपेयर का खर्चा करना पड़ेगा। पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, पूरा पढ़ लें, तसल्ली से पढ़े आराम से। 100 यूनिट्स हमारे पास स्टॉक में होंगे, लेकिन इन 100 यूनिट्स, हाँ जी, इस पे रिपेयर करनी पड़ेगी, फिर शायद हाफ प्राइस पे बिक जाएंगे। ठीक है, तो वंस अगेन शायद कुछ डैमेज और गुड यूनिट्स का मसला यहां बनेगा, तो आप वर्किंग लिख के करते हैं।
बट व्हाट इज द चेंज इन द स्टोरी? अब हमें परपेचुअल से नहीं करना, पीरियोडिक से करना है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की हेडिंग लिखें। ये बड़ा असल में ना, ये अभी आप जब इंट्रो लेवल पे अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ना, तो फिलहाल क्योंकि अभी हमारे कॉन्सेप्ट्स उस तरह से नहीं है जिस तरह से आहिस्ता आहिस्ता बनने चाहिए, तो फिलहाल ना हर क्वेश्चन ही शायद हमें क्लास में डिस्कस करना पड़ेगा। जब डिफरेंट वैरायटी के सवाल होते हैं तो इट विल डेफिनेटली टेक टाइम, लेकिन उसमें कोई इशू नहीं है। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि आप लोगों ने अपनी फुल एफर्ट जरूर करनी है। जी माय डियर, आइडियली एक नए पेज से स्टार्ट करें। जी सर जी, वो कर लेते हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग, लेकिन अब मेरे ख्याल देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्या फाइंड आउट करना है? रिक्वायरमेंट है वैल्यू ऑफ इन्वेंटरी to be disclosed in value of inventory to be disclosed in financial statements on 31st of December 16। पूरी मैंने रिक्वायरमेंट की हेडिंग लिख ली है। Value of inventory to be disclosed in means presented in financial statements। कौन सी इन्वेंट्री की फिगर ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी है? हेडिंग लिखिए। अच्छा एक सेकंड ना, जरा एक वर्ड यहाँ आ गया, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वर्ड भी मेरा ख्याल है यहीं से क्लियर कर लें कुछ। एक सेकंड अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट बनाया जरा जहन में। इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम सेल, आगे कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जाए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, इफ रिटर्न्स है तो लेस प्लस कैरेज इफ एनी। क्लोजिंग स्टॉक फिर बेटा माइनस होता है सर जी, इनकम स्टेटमेंट में क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में माइनस होता है सर। तो क्लोजिंग स्टॉक इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल्स की वर्किंग में लेस होता है। देन एक सेकंड अपने जहन में बैलेंस शीट बनाएं, एक सेकंड अपने जहन में बैलेंस शीट बनाएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स जहन में लाएं। क्या एसेट्स में जो स्टॉक बच गया है, क्लोजिंग स्टॉक जब बच गया है एसेट्स में, वो भी आता है? क्या जो स्टॉक बच गया है जो फिलहाल सेल नहीं हुआ, वो भी आपके स्टॉक में, स्टॉक की फिगर एसेट्स में आती है? बिल्कुल ठीक है। तो इनकम नहीं बेटा आती है, प्लीज प्लीज, जो स्टॉक बच गया बेटा वो भी वो बैलेंस आपका एसेट है। जी ठीक है। ये नजरात ने नो कहा है, जरा मुझे मेरी बात सुन के रिस्पॉन्ड कीजिएगा दोबारा। जो एसेट्स की अमाउंट है, जो स्टॉक बच गया है वो हमारा बेटा एसेट है। एसेट क्या होता है? जिसमें फ्यूचर में सेल होना हो, फ्यूचर में हमें बेनिफिट देना हो। तो जो चीजें बच गई हैं और आप पीरियड के एंड पे एक बैलेंस शीट बना रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं, तो प्लीज जो रिमेनिंग स्टॉक बच गया क्लोजिंग स्टॉक, वो आपके एसेट्स में बेटा अपीयर होगा। ठीक है, जिन हजरात का नो आंसर था प्लीज मेरी बात समझ अगर आ गई तो बता दें दोबारा। अब इसको जरा फाइनल सुने। इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है कॉस्ट ऑफ सेल की वर्किंग करते हुए, और बैलेंस शीट में भी क्लोजिंग स्टॉक आता है एसेट्स में। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए तो एक और वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ कंप्रिहेंसिव इनकम, बैलेंस शीट के लिए एक और वर्ड है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां वर्ड यूज हुआ है स्टेटमेंट ऑफ सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके लेवल पे जब कभी ये वर्ड आएगा ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इससे फिर मुराद दोनों चीजें होती हैं, इनकम स्टेटमेंट भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। मसलन अगर दोनों स्टेटमेंट्स को इकट्ठा बोलना हो, इनकम स्टेटमेंट की भी बात करनी हो और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की भी बात करनी हो, तो रादर देन कि हम सेपरेटली ये नाम बोलें, इन दोनों की बजाय सिंपली क्या वर्ड यूज किया जाता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आपके लेवल पे जब भी कभी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड आएगा, which means to say we are talking about both of, we are talking about both the, ये लिख लें कहीं साइड्स पे सेंटेंस,
both statement of comprehensive income, which means income statement, जिसमें प्रॉफिट निकाला करते थे, statement of both statement of comprehensive income, and number 2 and statement of financial position. मतलब rather than के दोनों वर्ड्स अलग-अलग बोलें, अगर सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड लिखा हो तो इसमें फिर ये दोनों चीजें इंक्लूडेड होती हैं, इनकम स्टेटमेंट भी और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी। हाँ ऑब्वियसली जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो फिर इनकम स्टेटमेंट में भी आनी है और बैलेंस शीट में भी आनी है, विच मीन्स के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के दोनों पार्ट्स में आनी है। मेरी बात से कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट बेटा होगी? बात समझ आ गई है सबको? चलें अब आ जाएं वर्किंग की तरफ, या हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अब बेटा पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है, देयरफॉर हमें किसी टेबल की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली बस ये काम हमें करना है कि एक रेट निकालना है, लेकिन उस रेट का मल्टीप्लाई फिर होना है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से। तो सबसे पहले अब क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स उसने दिए नहीं हमें, तो अगर हम क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स पहले काउंट कर लें तो क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग इन्वेंट्री के जरा यूनिट्स जो हैं उनको जरा कैलकुलेट करवाएं जरा। क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स, ताकि फिर उन यूनिट्स को हम रेट कैलकुलेट करके कॉस्ट फाइंड आउट कर लें और फिर उसकी एनआरवी निकाल लें। तो क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स की तरफ आ जाए, डाटा देखेंगे, कैलकुलेटर पे कर लें, मेरा ख्याल है कैलकुलेटर पे सारा कुछ हो जाएगा, बाद में ऑब्वियसली स्पेसिफाई कर लेंगे। जी सर जी, एक सीक्वेंस मेंटेन करें, मेरे साथ में आईडी नहीं। ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स की बात कर रहा हूं, तो ओपनिंग स्टॉक से शुरू करें 600 यूनिट्स, फिर परचेजेस के यूनिट्स सोचें प्लस होंगे या माइनस होंगे, प्लस कर दें तो प्लस 300 डिफरेंट डेट्स पे हैं, प्लस 400, साथ रहेगा मेरे माइनस 420 सेल हो रहे हैं, माइनस 340, माइनस 390, इकट्ठे रहें, सेल के यूनिट्स माइनस कर रहा हूं। अब आई गेम ऑन है जरा, परचेज रिटर्न अगर हो रही है 50 यूनिट्स की तो प्लस करेंगे, माइनस 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 50 है जी सर काशिफ, एक मिनट, माइनस 50, लॉस वाले यूनिट्स माइनस 80, सेल रिटर्न वाले यूनिट सोच लें प्लस 75, इकट्ठे यहां तक। एक मिनट, आखिरी पैराग्राफ से पहले जरा इज इक्वल टू दबाएं, जरा लास्ट पैराग्राफ से पहले बताएं क्या आंसर आ रहा है। 395 आ रहा है, 395 सबका आ रहा है, लास्ट पैराग्राफ से पहले 395 395 395 395 नहीं बेटा, 495 नहीं है, प्लीज मिस्टर मोहम्मद, 495 नहीं है माय डियर, इकट्ठे हो, दोबारा करने में एक मिनट रुक रहा हूं। 395 फाइनली होना चाहिए, 395 होना चाहिए, ये बड़ा 399 नहीं है प्लीज यार, हारिस गलती से लिखा है या ऐसे यही आया, दोबारा सुन लें। 600 दोबारा कर लें जिनका गलत है, प्लस 300 प्लस 400 माइनस 420 माइनस 340 माइनस 390, परचेज रिटर्न से यूनिट्स कम हो जाएंगे, माइनस 50 माइनस 80 लॉस हुआ है, फिर प्लस 75, अब आ गया 395। कोई रह तो नहीं गया? अगर आ गया तो ठीक है, अगर कोई रह गया तो बता दें। 395, अगर 395 कैलकुलेटर पे रख के, ठीक है मोहम्मद साहब ओके, अगर 395 बेटा कैलकुलेटर पे आ गया तो इसको जहन में, इसको कैलकुलेटर पे लिखा रहने दें और लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। क्या फाइनली इसको पढ़ ले जरा। अब हम कह सकते हैं 395 में से 100 डैमेज है और गुड यूनिट्स 295 है। 395 में 100 डैमेज है और बाकी, बेटा तो क्या हो गया बजा, तो इस वक्त बात हुई है यार, दिस इज नॉट द वे। सेल रिटर्न इसलिए ऐड क्योंकि सेल रिटर्न होने से यूनिट्स बढ़ जाएंगे,
सेल रिटर्न के यूनिट्स बढ़ने, सेल रिटर्न के यूनिट्स होने, सेल रिटर्न होने से यूनिट्स बढ़ जाएंगे माय डियर। तो बेटा इसको अगर इस तरह से लिखने काइंडली, क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स हैं 395, और मेरा ख्याल है अगर लिख लें वर्किंग कैसे आई फिगर, 600 प्लस 300 प्लस 300 प्लस 400 माइनस 420 माइनस 340 माइनस 390 माइनस 50 माइनस 80 प्लस 75। ऑब्वियसली अगर कैलकुलेटर पे वर्किंग की हुई है तो जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है बाद में रिवाइज हो जाएगा जरा। और इस 395 का फिर एक ब्रेकअप क्या है, इसमें गुड यूनिट्स हैं, सॉरी डैमेज पहले लिखा, डैमेज यूनिट्स हैं 100 और गुड यूनिट्स, रिमेन यूनिट्स, गुड यूनिट्स का मतलब होता है जो डैमेज नहीं, सिंपली गुड यूनिट्स फिर बैलेंसिंग फिगर आएगी 295। ठीक है, व्हाई दिस सेग्रीगेशन इज इंपॉर्टेंट, याद रखें यूनिट्स अगर डैमेज हो गए तो कॉस्ट में तो चेंज नहीं आना, लेकिन एनआरवी फिर उसकी डिफरेंट आएगी और देखो फिर मैं सेपरेट वर्किंग करनी पड़ेगी। तो यहां तक कैंडी सब नोट कर लें। वजह सब आपका हो गया है, जैसे वजह जब बेटा मैं उस वक्त पूछ रहा था उस वक्त नहीं बताते आप यार। जी मैं सब वजह वकार, बेटा पढ़ के देखे ना बेटा, ये काइंडली क्वेश्चन पढ़े। 395 में 100 यूनिट्स डैमेज है, बेटा क्वेश्चन पढ़े। हमने जब वर्किंग की यहां तक तो हमारी इस वर्किंग के रिजल्ट में, बेटा वो छोड़ दे आतिफ, अभी करते हैं वर्किंग। जी वो बात की बात है, यकीनन उनकी एनआरवी डिफरेंट आएगी फ्रॉम द गुड यूनिट्स, आतिफ सही कह रहा है, लेकिन वो अभी वर्किंग करता हूं मैं। जब हमने बेटा 75 तक वर्किंग की है ना, तो यहां तक हमारे पास कैलकुलेटर पे आंसर आ रहा है 395। तो इसका मतलब जब यूनिट्स गिने होंगे तो 395 है, उसमें से पता चला इट वाज फाउंड दैट यूनिट्स आर स्लाइटली डैमेज। ठीक है, तो देयरफॉर रिमेनिंग में 295 कह रहा हूं, टोटल 395 ही हैं, लेकिन डैमेज सेपरेट करके प्लीज 295 हो जाएंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा था 395 में 100 यूनिट्स डैमेज हैं, ये आपका मेरे से नाम से प्रोनाउंस नहीं शायद हो पाएगा, इसलिए मैं जरा रिस्क नहीं ले रहा, तो ऐसे गलत ना कहीं मैं बोल दूं सही पढ़ा नहीं मेरे से जा रहा। चल देन बेटा हमें करना क्या है, इन यूनिट्स की कॉस्ट निकालनी है और इन यूनिट्स की एनआरवी निकालनी है। क्या करें, पहले कॉस्ट करना है, लेकिन कॉस्ट कैसे निकालनी है, हेडिंग लिखें कॉस्ट बाय यूजिंग पीरियोडिक वेटेड एवरेज। पीरियोडिक वेटेड एवरेज, ये पीरियोडिक वेटेड एवरेज है तो बेटा नोटेबल, सिंपली एक रेट विल बी कैलकुलेटेड। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द रेट, लिखें एक बार रिवाइज करें में, ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट लेंगे प्लस परचेज की अमाउंट लेंगे, फिर ओपनिंग स्टॉक के यूनिट्स लेंगे और सिमिलरली परचेजेस के भी यूनिट्स लेंगे। जो रेट आएगा, ठीक है बेटा आसान, ठीक है, ठीक है सर जी, जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह फिर बोलूंगा मैं। थैंक्स, थैंक्स अलॉट। नहीं बेटा आतिफ, मेरा ख्याल है थाउजेंड्स में रूल फिलहाल ये रख लें, अभी हम इतने कंफर्टेबल नहीं है, मेरा ख्याल है रूल ये रख लें अगर एग्जामिनर डाटा थाउजेंड्स में देगा तो हम थाउजेंड्स में किया करेंगे, और अगर एग्जामिनर ना थाउजेंड्स में डाटा दे तो फिर मेरा ख्याल हम थाउजेंड्स में अभी ना करें, अभी हम उस तरह से कंफर्टेबल नहीं है, मेरा ख्याल है इस तरह से होना चाहिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर हम कंफर्टेबल हो गए तो देख लेंगे, लेकिन फिलहाल द रूल इज कि अगर एग्जामिनर डाटा थाउजेंड्स में दे तो गाड़ी आप भी करें, और अगर एग्जामिनर थाउजेंड्स में ना दे तो मेरा ख्याल फिर ऐसे हम फिलहाल रिस्क ना लें।
जी डियर, अब आइएगा जरा मेरे साथ साथ एक वर्किंग करना। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट ढूंढने अवेलेबल है। ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट अवेलेबल है कितनी? 12 मिलियन। क्वेश्चन के पॉइंट नंबर 1 में आई थिंक ऊपर। और ओपनिंग क्वांटिटी भी वहीं अवेलेबल है 600। अब हमें क्या चाहिए? परचेजेस की अमाउंट, ठीक है बेटा भाई दुल्ला, और परचेजेस की अमाउंट और परचेजेस के यूनिट। अब अपने जहन में एक छोटी सी चीज है, वो पिछले अभी क्वेश्चन में बात हुई थी लेकिन वो परपेचुअल के एंगल से थी, तो एक दफा मैं जरा दोबारा आपके जहन में रिफ्रेश कर दूं। जब हम वर्ड यूज करते हैं ना परचेजेस, तो इनकम स्टेटमेंट जहन में लाया। ऑब्वियसली अगर एक से ज्यादा बेटा परचेज है तो वो तो ऐड हो जाएगी, लेकिन अगर कोई रिटर्न भी हो तो क्या परचेजेस में से फिर ऐड होगी या लेस होगी? अगर रिटर्न्स भी हैं तो ऑब्वियसली फिर लेस होगी, ठीक है। अब वर्ड हमने लिखा है परचेजेस, लेकिन अगर परचेजेस भी हैं और परचेज रिटर्न्स भी हैं तो इस वर्ड का फिर मीनिंग होगा नेट परचेजेस, ठीक है। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है, परपेचुअल जो मैंने टेबल बनाते थे जिसमें, उसमें अगर वेटेड एवरेज यूज हो रहा हो तो हर परचेज और परचेज रिटर्न के बाद रेट कैलकुलेट होता था। तो वहां तो क्योंकि अलग अलग रेट से, तो परचेज और परचेज रिटर्न अलग अलग अपनी कंसिडर होती थी डेट वाइज। लेकिन अगर पीरियोडिक है तो बेटा पूरे पीरियड में ही जितनी परचेज हुई वो प्लस कर लेंगे, और अगर कोई पीरियड में परचेज रिटर्न है तो फिर लेस करके नेट आंसर तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। ठीक है डियर, सबको क्लियर है मेरी बात? तो आप लोग इस तरह करें, ये जहां रेट हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसके नीचे हाफ पेज रख लें और एक वर्किंग 1 बना लें, जरा लिख के काइंडली कर लें ताकि हमें फिर रिवाइज करना बाद में आसान रहे। तो वर्किंग नंबर एक 1 बना लें जिसमें हम फिर लिख के जरा अपनी परचेजेस को फाइनल करना है। सब फिलहाल सब कुछ एक्सप्लेन करें, जब तक हम कंफर्टेबल नहीं होंगे चीजों से हमें लिख लिख के करना चाहिए। तो वर्किंग 1 में आप परचेजेस आएंगी, मेरे साथ साथ रहें। क्वेश्चन देखें आप लोग, 31 मार्च पे 300 यूनिट से क्वांटिटी भी लिख रहा हूं, बाद में फिर प्लस कर लेते हैं, और इसकी अमाउंट आप बताएं या रेट लिख के करना है। 21,500 चले रेट था, और अमाउंट बन जाएगी ये, अब सॉल्व कीजिएगा प्लीज, 6450। बेटा मॉस, पहली बात तो ये कि क्या इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि पीरियोडिक है या परपेचुअल है? हाँ जी बताया हुआ है पीरियोडिक। मेथड बताया हुआ है वेटेड एवरेज। अभी इस चक्कर में बेटा ना पड़े, अगर क्वेश्चन में नहीं बताया होगा तो हम इधर ही इंशाल्लाह कर लेंगे, और बात हो भी चुकी है। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो पीरियोडिक से करेंगे, और फिर मेथड कौन सा यूज करेंगे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस चक्कर में ना पड़े, ठीक है मिस्टर मॉस। प्लीज फिलहाल क्वेश्चन सॉल्व करें, इस तरह की बातें हो जाएंगी, आप टेंशन ना लें। जी करते रहे, ठीक है। फिर उसके बाद एक परचेज है 16 जून पे, 16 क्वांटिटी थी 300, और उस वक्त लेकिन रेट हो गया था 22,000 गिवन इन क्वेश्चन, देखें टेबल। और आप फिर अमाउंट्स मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर रहे हैं, 66 लाख यूनिट्स इनटू रेट। फाइनली 31 अक्टूबर 16 पे एक परचेज है, उस वक्त क्वांटिटी परचेज है 400, पर यूनिट रेट है 23,000, therefore is equal to 92 लाख। लेकिन मेरा साथ ही जरा जेन में ले आए, अब यहां तक अगर आप एड अप करेंगे ये तो परचेज बन जाएगी, परचेज क्वांटिटी, लेकिन फिर इसमें से लेस भी होना है परचेज रिटर्न्स ने, ढूंढिएगा उसकी भी डेट। 10 अप्रैल है, 50 यूनिट्स। अब कहां से रिटर्न हुए थे? 31 मार्च वाली परचेज से, therefore 21,500 which means 1075000। अब परचेज भी है, परचेज रिटर्न्स भी हैं, तो परचेजेस प्लस करके रिटर्न्स माइनस कर लीजिएगा, टोटल परचेज बन जाएगी। आप लोग टोटल करें प्लीज, ये फिगर्स भी सॉल्व करें सारी। आई थिंक 1 3 3 6 9 10,000,
सॉरी 1000। अमाउंट परचेजेस की बनेगी, सॉल्व करें। नेट परचेज के यूनिट्स हो जाएंगे 950, 6450 प्लस 6600 एंड 99200। ये टोटल परचेज बनी है 22250, और उसमें से अगर आप परचेज रिटर्न्स लेस कर देंगे तो -1075, 21175, 000। जी रेट एक सेकंड सर, जस्ट अ मिनट। 2115, ठीक है, ओके। बस वैसे मैच कर लें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो बता दें, ऐसे ही आपको लिखने में टाइपिंग करते हुए टाइम लगेगा। अगर कोई कंफ्यूजन है फिगर्स में तो बता दें। देन बड़ा इन फिगर्स की बेस पे फिर नई चीज हमने क्या सीखी है कि अगर आप पीरियोडिक वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो परचेजेस भी हैं अगर और परचेज रिटर्न्स भी हैं तो उनको आपस में नेट ऑफ करके एक फाइनल फिगर पे आ जाए, विच मींस अब मैं परचेजेस की अमाउंट जब लिखूंगा इट इज 2775000 नेट परचेजेस, और जब क्वांटिटी से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड बाय भी नेट क्वांटिटी 950। सब क्लियर है प्लीज? सब क्लियर है? रेट कैलकुलेट करें फाइनली। रेट फाउंड आउट करें, और रेट के लिए प्रिंसिपल सेम रखें। नहीं बेटा आपने साकी बहुत ज्यादा राउंड ऑफ किया हुआ है, इतना राउंड रेट नहीं आ रहा मेरे ख्याल। 12 मिलियन है, फिगर सही लिखें, प्लस 2117500 और डिवाइडेड बाय हो जाएगा 1550 टोटल। तो ये तकरीबन बनेगा रेट, राउंड ऑफ करना है वेयर इज नेसेसरी। मेरा ख्याल है कि अगर आप सही लिखें तो 21403.2, लेकिन 3 हो जाएगा बाद में, उसके बाद 5 एक आ रहा है। देख लें तसल्ली से देख लें। ओके है सर, किसी का मसला तो नहीं अब रह गया? तो दिस व्हाट इज दिस इज रेट पर यूनिट। जी ठीक है साकिब, मेरा ख्याल ठीक है। फाइनली मेरे से मैच करें, मेरे ख्याल मैंने ठीक लिखा। देख लें राउंडिंग ऑफ के इश्यूज रिजॉल्व करें, बाइंड अप करें अभी बात। प्लीज रेट ओके है सबका, मेरे से मैच है? रेट में कोई कंफ्यूजन? स्पीड अप हो जाए, स्पीड अप हो जाए, टाइम बच रहा है, कोई अच्छा सा काम और करते हैं। देन माय डियर करना अब क्या है, अब हमें वैल्यू तक पहुंचना है, लेकिन वंस अगेन वैल्यू में प्रॉब्लम क्या है कि कुछ डैमेज हो गए हैं। मेरी ख्वाहिश ये है कि अगर आप एक फाइनल स्टेटमेंट पहले देख लें, एक मेरी वर्किंग देख लें। अब जब मैं वैल्यू की तरफ आऊंगा तो रेट तो आ गया है, और से देखें, सिर्फ समझने की जरूरत है। वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, स्टॉक इन्वेंट्री, डैमेज यूनिट्स एंड गुड यूनिट्स। जिस तरह वर्किंग की हुई है पहले, अगर कभी डैमेज है तो मेरे ख्याल उसी तरह रिपीट कर लेते हैं। ना करें माय डियर, ऐसे नहीं है शार्प, जस्ट मिनट। डैमेज यूनिट्स 100 पहले देखें, गुड यूनिट्स 295। ये बता दें क्वांटिटी ठीक है मेरी? क्वांटिटी ठीक है मेरी? क्वांटिटी ठीक है माय डियर? एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लें, क्या कॉस्ट पर यूनिट का रेट दोनों का सेम होगा? कॉस्ट पर यूनिट का रेट दोनों का सेम होगा सर, लेकिन मेरा इसको कंपेयर आपसे करना है एनआरवी पर यूनिट से, और जहां कॉस्ट है वहां कॉस्ट उठाएंगे,
और जहां एनआरवी लोअर है वहां एनआरवी उठाएंगे। ठीक है, अब सब रुक जाए, लिखने की कोई जल्दी ना करें, आपके लिए है, इंशाल्लाह आप आराम से लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है। नहीं एनआरवी आप निकालेंगे, लेकिन बेटा मेरे साथ आके कर लें, ये वाला आप मेरे साथ चेक कर लें। कैलकुलेटर उठाएं, पहले डैमेज यूनिट्स की एक वर्किंग कर लें, बाद में लिखता हूं मैं इसे। लास्ट पैराग्राफ कंसंट्रेशन से पढ़ें। 100 यूनिट सिंगल से पहले बात खत्म करें। वो कहता है 50% ऑफ द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। पहले नॉर्मल सेलिंग प्राइस ढूंढें। कोई नॉर्मल सेलिंग प्राइस फ्यूचर की अवेलेबल है, ढूंढे डाटा। कोई क्वेश्चन में फ्यूचर सेल प्राइस अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है। क्वेश्चन में सिर्फ ये वाली कुछ सेलिंग प्राइस अवेलेबल हैं। तो अगर फ्यूचर की सच अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल बात ठीक है हमजा, लेकिन गौर से अगर हम देखें तो करंट सेलिंग प्राइस एक जैसी ही है पूरे साल। अगर ये डिफरेंट होती तो ऑब्वियसली फिर हम आखिरी वाली उठाते, लेकिन क्योंकि ये सारी सेम ही है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 30,000 ही सेल प्राइस हम फाइनली लेंगे? 30,000 बेटा नहीं बनी, अज्यूम नहीं कर रहे। हाँ चले, अगर कहना चाह रहे हैं तो मतलब इसका ये फ्यूचर प्राइस ना होने की वजह से वी अज्यूम के जो इस साल प्राइस है वही हम कंसिडर करेंगे। लेकिन कैलकुलेटर पे एक वर्किंग करें, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डैमेज यूनिट्स ने प्राइस के 50% पे बिकना है, तो ये 15,000 आ जाएगी एस्टिमेटेड सेल प्राइस पर यूनिट। लेकिन लेकिन अगली लाइन पढ़ें, क्या 5,000 रिपेयर चार्जेस भी हैं? तो 15,000 में 5,000 लेस कर देंगे या ऐड कर देंगे माय डियर? एक्सपेंसेस नेसेसिटी टू मेक सेल। बेटा काशिफ जाने दे यार, मोहम्मद जाने दे यार, बेटा प्लीज ऐड नहीं करेंगे सेल, बेटा प्लीज सैयद सैयद मोहम्मद अरसलान ऐसे ना करिए यार, बेटा ऐड नहीं करेंगे, बेटा सलमान नहीं कर करिए यार। तो सेलिंग प्राइस में एक्सपेंसेस ऐड बेटा कैसे हो सकते हैं? जज्बाती नहीं बेटा होना प्लीज। लेस करेंगे माय डियर, क्यों लेस करेंगे? एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस necessary for sale, so for a 15,000 minus 5,000 it means 10,000 is NRV of the dummy units। कैसे वर्किंग हो गई? एक मिनट देखिए, मैं थोड़ा सा लिखना चाह रहा हूं कि हाउ टू फाइंड आउट दिस फिगर। हमारे पास 30,000 अवेलेबल था, 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 50% और माइनस 5,000 रिपेयर चार्जेस मींस 10,000 एनआरवी पर यूनिट। एनी कंफ्यूजन? फाइनल ये बता दें, अगर कोई सवाल है तो ठीक है, वरना रहने दें, ना बताएं, अगर सवाल है तो बता दें। ओके ओके, अल्लाह का शुक्र है अगर ठीक है तो। अगर इशू है तो कोई बताएं। आप बताएं, एक आखिरी सवाल आपसे, गुड यूनिट्स की एनआरवी आप बताएं। गुड यूनिट्स की एनआरवी आप बताएं बेटा। मेरा ख्याल हुसैन ट्राई हो सकती है। नॉट अवेलेबल तो ठीक है, फ्यूचर में तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन क्या फिर सेलिंग एक्सपेंस सेलिंग प्राइस जो इसी साल की दी हुई है मिस्टर हुसैन वही यूज नहीं कर लें? तो 30,000, लेकिन 30,000 में कुछ सेलिंग एक्सपेंसेस तो नहीं होने गुड यूनिट्स के अगेंस्ट? बिल्कुल ठीक है, मेरा ख्याल है कोई नहीं होने। तो मैं अगर 30,000 ही लिख दूं एनआरबी पर यूनिट ऑफ गुड यूनिट्स, तो ठीक है बेटा, ठीक है माय डियर। बेटा अंजा प्लीज लास्ट पैराग्राफ पढ़िए यार, इससे ना किया करो यार, साथ साथ चला करें। 30,000 सेलिंग प्राइस है, 50% पे बिकना है। टेबल बनाएं और वाइंड अप करें, टेबल बनाएं और ये सारी डिस्कशन वाइंड अप करें। हमजा आप बेटा जो सवाल पूछ रहे हैं प्लीज, नॉर्मल प्राइस के 50% उससे बिकना है, तो नॉर्मल प्राइस इज 30,000, 50% मींस 15,000 रुपया रह जाएगा, लेकिन आपको रिपेयर चार्जेस भी इंकर करने हैं, तो माइनस 5,000 मींस 10,000 इज एनआरबी ऑफ द डैमेज यूनिट्स। ठीक है मिस्टर हमजा? देन माय डियर, सिलेक्शन करनी है खुद से आपने कि ये 100 यूनिट्स किससे मल्टीप्लाई होकर वैल्यू बनेगी और 95 यूनिट्स मल्टीप्लाई होकर किससे वैल्यू बनेगी। वाइंड अप करें, खुद से फाइनल करें। ठीक है साहब, ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मुझे लग रहा है कि
ठीक है काशिफ, सही कह रहे हैं, पहले फाइनल करते हैं, सही है अब्दुल्ला, ठीक कह रहे हैं। लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी डैमेज यूनिट्स के अगेंस्ट 10,000 लोअर है और गुड यूनिट्स के अगेंस्ट कॉस्ट लोअर है। देखा करें, गौर से देखें, अपना बिजनेस हमेशा समझे, पैसे अपने हिसाब से गिना करें। ये बिल्कुल ठीक है, अब सब लोग सही कह रहे हैं, आई होप। ठीक है बेटा, ठीक है। पहला बंदा 10 लाख 1 मिलियन और दूसरा 295 इंटू 21,403 पॉइंट, जस्ट एक मिनट मतलब सॉल्व कर लूं मैं भी। 21,403.23 तो इज इक्वल टू, राउंड ऑफ करें वेयर इज नेसेसरी, 6 रुपीस को पॉइंट्स में ना जाने दें, रेट अगर है तो पॉइंट्स में ले जाएं, 953 और प्लस 1 मिलियन 7313953। अब 100% क्लियर होनी चाहिए बात। ये ठीक, हमजा सही कह रहे हैं आप, ठीक है, आपका सेंटेंस ठीक है, मैं आपसे एग्री करता हूं। कोई अगर लिख रहा है तो मुझे बता दें, एक भी रिक्वायरमेंट छोटी सी है, वो भी जरा फाइनल कर रहा हूं। आई एम वेटिंग, प्लीज जो लिख रहे हैं बेटा लिख के बता दीजिएगा जरा। जी सलमान, मोहम्मद उमर, नहीं बस ठीक है, जिन लिखे वो ओके, अगर किसी ने नहीं लिखा तो वो डब्ल्यू लिख दे। हारिस लिख रहे यार, हारिस उसामा, सामने डब्ल्यू भेजना शुरू कर दिया, निशान लिख रहे हैं यार, चलें। क्यों शाहजेब, अगर एनआरवी पे ले रहे हैं आप तो ऑब्वियसली कम होगी जी। माई डैमेज यूनिट्स पे लॉस एक्सपेक्टेड है, गुड यूनिट्स पे नहीं। बेटा उमर ये क्या सवाल है, इन्वेंट्री तब खत्म होगा जब इसे होना चाहिए। गुड यूनिट्स की फ्यूचर सेलिंग प्राइस मॉज गिवन नहीं है, तो करंट सेलिंग प्राइस ही फ्यूचर प्राइस है। बड़ा मुशर्रफ वर्किंग आपके सामने है यार, मैं क्या दिखाऊं वरने से, अगर कोई पिछला रह गया तो आप छोड़ दें उसे। बेटा अगर पीरियोडिक है तो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है हुसैन, टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, अगर ये 5-4 से भी होता तो कोई इशू नहीं है, 5-4 से भी होता तो फिर भी कोई इशू नहीं है, टेबल नहीं बनाएंगे। आपने एक ही सवाल 2 दफा पूछा हुआ शायद। बेटा उमर वो तो डिसाइड हो गया हो, माय डियर उमर, संडे की क्लास बिकम्स मंडे, वो डिसाइड हो चुका है, आप क्यों बच्चों को तंग कर रहे हैं? बच्चे रेडी हैं, बच्चों ने कमिट किया अपने आप से कि उन्होंने ये जो दिसंबर जनवरी फरवरी का महीना है ये मुसलसल पढ़ना है, तो बच्चों के साथ ये बच्चों वाली बात की आपने, ये तो अंडरस्टूड बात है, अंडरस्टूड बात है सर। हमजा क्या कर रहा है बेटा, डेफिनेटली आतिफ अगर वो ना 50% कहता तो, अब घर बैठे हैं, घर में क्या करना, आपने पढ़ना ही है ना घर में, तो घर मैं भी साथ पढ़ लूंगा यार। तो हमने लेट ज्वाइन ना किया करिए यार, कमाल है यार, लेट क्यों ज्वाइन की है? जी सलमान ठीक है जी, वो इंशाल्लाह कल कंपनसेट करते हैं हारिस, जो पिछले संडे क्लास नहीं हो सकी तो कल इंशाल्लाह वो भी कंपनसेट करते हैं, मिला लेंगे दोनों को। जी डियर जजाकल्ला, मिलजुल के इंशाल्लाह बेटा, मजबूरी है, सेशन लेट स्टार्ट हुआ है, 2-3 हफ्ते लेट डिले हो गया वहां से, लेकिन ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सिलेबस है, हर चीज पढ़ के करनी पड़ती है, इंशाल्लाह वो एंड में बात करेंगे। फिलहाल एक भी रिक्वायरमेंट कर रहे हैं, छोड़ दो इस बात को। ठीक है सर, जैसे आप हुक्म करें बेटा, मंसूर जिस दिन खत्म हो जाएगा बता दूंगा जाते हुए, इस तरह के चक्करों में ना पड़िएगा। अगर मैंने सिलेबस खत्म करना हो तो बड़ा आसान है, मैं आपसे कह सकता हूं कि बाकी सवाल घर से कर लीजिएगा, सिलेबस खत्म करना मेरे लिए कोई इशू नहीं है, मैं ये आपसे कह सकता हूं कि बाकी टॉपिक्स भी किताब में हैं, उससे पढ़ लीजिएगा, लेकिन मंसूर खत्म नहीं बेटा करना है, ये पढ़ना है, तसल्ली से पढ़े, एक एक बात समझनी पड़ती है, टाइम लगता है, ये कब सिलेबस खत्म होगा उसके बाद हमने क्या करना है।
माय डियर इसको छोड़ें, ये बहस फजूल बहस शुरू हो जाएगी। तो बाकी कल की क्लास का टाइम अभी बता देता हूं मैं, आप लोग इसकी बी की रिक्वायरमेंट में आएगा। छोड़ दें सर भी छोड़ दें, बी रिक्वायरमेंट जल्दी से आ रहे हैं। बी रिक्वायरमेंट पढ़े क्या लिखा हुआ था। एक लॉस की बेटा एंट्री मांग रहा है, एंट्री ऑफ लॉस ऑफ डैमेज गुड्स। लॉस ऑफ इन्वेंट्री, ये बीच में इसमें 80 यूनिट्स का लॉस हुआ था इस साल, बाकी तो वो फीचर का जो भी है। बेटा प्लीज आते छोड़ दें इस बात को, छोड़ दें। तो 80 डैमेज यूनिट्स की डबल एंट्री लिखें, एंट्री ऑफ लॉस, लॉस डेबिट, जब भी तो हमने कहा लॉस ऑफ गुड्स डेबिट, एंड गुड्स का अगर लॉस है तो परचेजेस क्रेडिट, एट कॉस्ट या एट डब्ल्यूडीवी। बेटा रिटर्न ऑफ का मतलब ही ये होता है, और माय डियर रिटर्न ऑफ का मतलब ही ये होता है कि लॉस की एंट्री, लॉस रिकॉर्ड करना है। लॉस हुआ है, लॉस की एंट्री करनी है। क्या हो गया साहब, एट कॉस्ट माय डियर। अब मेरी बात एक फाइनल सुन ले, पीरियोडिक में आसान है, परपेचुअल में बेटा क्या करना पड़ता है कि आपको लॉस जिस डेट पे हुआ है उस डेट की कॉस्ट ढूंढनी पड़ती है। पीरियोडिक में ये जो रेट आ गया है, यही रेट अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आ जाएगी। यही रेट अगर ड्यूरिंग द पीरियड ड्राइंग्स हुई हो तो उनसे रेट लग के ड्राइंग्स की कॉस्ट आ जाएगी। यही रेट अगर लॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉस की कॉस्ट आ जाएगी। मतलब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में डेट वाइज ये डिसीजन लेना पड़ता है कि किस दिन कौन सा इवेंट हुआ है, और अकॉर्डिंगली फिर उसकी कॉस्ट उन डेट्स पे फाइनल की जाती है। लेकिन अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो रेट पूरे पीरियड के एंड में कैलकुलेट होता है। यही जो रेट है कॉस्ट, यही कॉस्ट का रेट अगर मल्टीप्लाई करेंगे ड्राइंग से, है नहीं लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ध्यान में रखिएगा, ड्राइंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो ड्राइंग की कॉस्ट, लॉस से मल्टीप्लाई करेंगे लॉस की कॉस्ट, और अगर क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट में भी, क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट भी आ सकती है। परपेचुअल में टेबल बनता है, वो डेट वाइज ढूंढना पड़ता है, लेकिन यहाँ सिंपली क्या करेंगे हम, 80 यूनिट्स हैं मल्टीप्लाइड बाय 21403 है, इज इक्वल टू आपके पास आंसर 17, बल्कि पॉइंट में भी शायद है 403 नहीं सॉरी 403.23 भी, ठीक है 403.23 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा। बेटा उसने रिटर्न ऑफ का उसने तो एंट्री कर ली है मिस्टर साहब, लेकिन एग्जामिनर जो आपसे पूछ रहा है तो आप वही एंट्री बताएंगे ना। देखिए एग्जामिनर ने तो सारा आंसर बना लिया होगा। अब क्या एग्जामिनर को हम ये कहें कि एंट्री ऑलरेडी हो चुकी होगी, एग्जामिनर आपसे कह रहे हैं लॉस की एंट्री बताएं, तो क्या हम वही एंट्री जो एग्जामिनर ने खुद की होगी हम उसको बताएंगे नहीं कि ये वाली होनी चाहिए। बेटा हमने इससे पहले पीरियोडिक वाला क्वेश्चन ही एक किया, मैंने अभी तक कोई भी पीरियोडिक वाले क्वेश्चन में टेबल नहीं बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 जो डीज किया है वो परपेचुअल से था। क्वेश्चन नंबर 1 ये कल कर रहे थे सोलर पैनल्स वाला, बेटा ये भी परपेचुअल से था, तो मैंने टेबल बेटा वही बनाया जहां परपेचुअल है। पीरियोडिक से सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 1 हुआ था और उसमें हमने कोई टेबल नहीं बनाया, वहां पीरियोडिक 5 यूज किया था हमने। ठीक है बेटा आपको क्लियर हो गया ये, पहले हमने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया पीरियोडिक से जिसमें टेबल बनाया हो। तो टेबल हमेशा कब बनेगा, सिर्फ परपेचुअल में। जी बेटा अगर मैंने कोई गलत नाम ले लिया मैं वापस ले लेता हूँ, मुझे सब अगर मैंने वो वर्ड बोला है तो वो भी आपसे रेलिवेंट नहीं। बेटा मैंने रेट 80 यूनिट्स है, मैंने कॉस्ट के रेट से मल्टीप्लाई कर दिया है आतिफ साहब, ताकि मेरे पास टोटल 80 यूनिट्स की कॉस्ट आ जाए। नहीं बेटा अब अंश जब वो लिखेंगे, जब लिखना होगा तो मैं खुद बताऊंगा। जी मिस्टर एनएस, जब उसकी जरूरत पड़ेगी मैं खुद डिस्कस करूंगा। जी डियर,
हरगिज नहीं असल, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में स्पेसिफिक रेट्स नहीं लेंगे, एवरी रेट लेंगे। लॉस, ड्राइंग्स, स्टॉक एवरी रेट पे मैयर करेंगे। आप जब बात करें रिटर्न उसी रेट पे करेंगे जिस रेट पे चीजें खरीदी होंगी। ठीक है हसन? ठीक है हसन खान? रिटर्न उसी रेट पे होती है जिस रेट पे आपने चीजें खरीदी होंगी। जी आंसर फाइनली बता दें जी काइंडली क्या आ रहा है। 80 multiplied by 21403.23 is equal to 1712258 और इस बेस पे फिर बेटा डबल एंट्री लिखें, 1171258 and 1712258। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? किसी जगह इशू रह गया हो बताएं जरूर। बेटा नेक्स्ट ईयर का लॉस है, लेकिन आसान, वो लॉस ऑटोमेटिकली बेटा रिकॉर्ड हो जाता है जब आप लोअर क्लोजिंग स्टॉक लिखेंगे। अपने जेहन में लाएगा जो क्लोजिंग स्टॉक में यूनिट्स लॉस्ट हैं उनको हमने एनआरवी पे रिकॉर्ड अप कर लिया है। जब आप लोअर फिगर को अपनी इनकम स्टेटमेंट में लिखेंगे एज अ क्लोजिंग, तो जेहन में लाएं ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ के ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। आसान याद आ गया है? इसकी आपको एंट्री अभी नहीं करनी पड़ेगी, वो फिर बाद में फर्दर डिस्कस कर लेंगे। किस मेथड में करनी पड़ती है वो बाद में डिस्कस करूंगा मैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है प्लीज ध्यान में लाएं। क्लोजिंग स्टॉक को लोअर पे लिखने से ऑटोमेटिकली क्या होगा, इनकम स्टेटमेंट में कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी जिससे ग्रॉस प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसीलिए तो बेटा अगर डेट मालूम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि हमने परपेचुअल से करना ही नहीं है मिस्टर उमर, तो हमें डेट्स की जरूरत ही नहीं एग्जैक्ट डेट। हमें बस ये पता है कि इस साल में लॉस हुआ है, तो इस साल में जो भी लॉस हुआ है वो एवरी रेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और बेटा शहरियार ही किन चक्करों में पड़ गया? प्लीज माय डियर, ऐसी हरगिज बात नहीं है। उमर आप पहले बता दें, क्लियर हो गया? शहरियार आप बेटा जो बात कर रहे हैं ऐसे नहीं है, मेरे वर्ड्स प्लीज सुने। देयर आर टू मेथड्स टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री, परपेचुअल एंड पीरियोडिक रिकॉर्ड। लेकिन दोनों मेथड्स में फाइफो भी यूज हो जाता है और वेटेड एवरेज भी। इट मींस पीरियोडिक फाइफो से भी हो जाता है और पीरियोडिक वेटेड एवरेज से भी हो जाता है। सिमिलरली जेएमएल आए परपेचुअल भी दोनों मेथड से हो सकता है। तो उस तरह से नहीं है शायद जिस आप कह रहे हैं। परपेचुअल और पीरियोडिक की दो टाइप्स वाली बात नहीं है। प्लीज शहरियार, सिंपली बात यह है कि देयर आर टू मेथड्स टू रिकॉर्ड इन्वेंट्री, परपेचुअल एंड पीरियोडिक। और रिकॉर्डिंग में फाइफो भी यूज हो जाता है और वेटेड एवरेज इन बोथ केसेस। ठीक है मेरे वर्ड्स? कोई और क्वेश्चन किसी का? किसी और का कोई क्वेश्चन हो यहां तक? हाईमेटिंग प्लीज, बाद में फिर बड़ा पूछेंगे तो मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। फिर जब बात आगे चली जाती है तो पिछली बातें सही आपको भी ज़हन में नहीं आती हैं और मुझे भी जरा विदाउट फिगर समझाना मुश्किल होता है। कोई क्वेश्चन? वापस पीछे जाएं, क्वेश्चन नंबर 3 नीचे है, उसको भी 1 मिनट छोड़ दें। वापस पीछे जाएं जहां क्वेश्चन नंबर 3 था, उस पेज को ढूंढने जरा। पेज नंबर अपने पास ढूंढने 43। जस्ट 1 मिनट, मैं भी जरा पेज आपके सामने कर लूं। अच्छा बेटा, पेज नंबर 43 के स्टार्ट में जो क्वेश्चन एंड हो रहा था, हमने उसके नीचे एक हेडिंग देगी आपको, अकाउंटिंग एंट्रीज अंडर बोथ सिस्टम्स। ये बात अब आज अगर मैंने शुरू की तो शायद खत्म हो सके, इसलिए फिर वो बात बीच में रह जाएगी, देर कुछ कंफ्यूजन में रह सकती हैं। आप इसमें करें जरा, एक नेक्स्ट पेज पे है, ये फिर मैं कल डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप पेज नंबर 44 पे हैं ताकि टाइम भी वेस्ट ना हो। पेज नंबर 44 पे काइंडली जरा आइएगा और डिस्काउंट्स की हेडिंग जरा सामने रख लीजिएगा। कुछ डिस्काउंट्स का हमें पहले पता चल गया है इन बीआरएस। नेट अमाउंट, ग्रॉस अमाउंट याद है कुछ? ग्रॉस अमाउंट, नेट अमाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डिस्काउंट अमाउंट,
अब भूल ना जाइएगा प्लीज, ये ना कह दीजिएगा पहली दफा मेरे से वर्ड सुने। तो हमने जरा डिस्काउंट्स का जरा डिटेल में डिस्कस करना है आज कि व्हाट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिस्काउंट। तो मेरा ख्याल में इस तरह कीजिएगा, ये पेज ठीक है चले खुला रखना अगर आप रख लें, लेकिन साथ एक रजिस्टर पर हेडिंग लिखें। मेरा ख्याल कुछ चीजें जरा लिख के कर लें, होपफुली जरा ज्यादा बेहतर समझ आ जाएंगी। तो नेक्स्ट एक पेज लगा लें रजिस्टर का, बुक भी खोली रखें अगर खोलनी है तो, लेकिन कुछ वर्ड्स मेरे सुन के नोट भी करें अपने हाथों से, याद इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो हेडिंग लिखें डिस्काउंट्स, और जितना कंसंट्रेट कर सकते हैं उतना कंसंट्रेट करें, और आप बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर सकते हैं मुझे पता है। ये मुझे इसलिए पता चला है कि जब आप इंटरनेट के सामने बैठते हैं तो आपको खाना भी याद रहता। नहीं मतलब ऐसी है। और नंबर 2, खाना तो दूर की बात है, फिर आपको ये भी याद नहीं रहता कि मैंने सोना है। और अक्सर सुबह की अजानें शुरू हो जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता। तो इसका मतलब ये हो कि आप इतना कंसंट्रेट कर सकते हैं। नहीं बेटा मैं खुद भी क्योंकि ऐसा ही हूं, तो इसलिए बेटा मैंने इसलिए कहा, इसलिए मुझे पता है। तो मैं भी अल्लाह करे मुझे भी कुछ अल्लाह ताला हिदायत दे, सबसे पहले मुझे और हम सबको यार। तो क्योंकि आप इतना कंसंट्रेट कर सकते हैं तो उतना ही बस चाहिए। अगर जितना कंसंट्रेशन से हम इंटरनेट के सामने बैठते हैं, मेरा गुमान यह है कि अगर हाफ भी हो जाए काउंटिंग में तो शायद टू मच सफिशिएंट है। जिस दिन आप पढ़ते पढ़ते ये भूल गए कि क्लास टाइम ओवर हो गया, जिस दिन पढ़ते पढ़ते आपको ये भूल गया कि मैंने फेसबुक पे भी बैठ के कुछ इधर उधर कुछ करना है, तो इंशाल्लाह अकाउंटिंग ने खुद आपको कहना है, आपके पास अकाउंटिंग ने आना है, उसने कहना मैं खुद ही हो जाती हूँ, इस तरह ना कर। ठीक है, तो अकाउंटिंग इज नॉट एन इशू, बट यू नीड इज जस्ट कंसंट्रेशन, और उतनी ही बस चाहिए ये रिक्वायर्ड है। जी माय डियर, ये जस्ट मैंने आपको इसलिए बीच में बता दिया है क्योंकि आप लोग जिंदगी में माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े काम कर चुके हैं, बस छोटा सा काम अकाउंटिंग रह गया है, तो इसको भी जरा कर ही लें। जी डियर फुल फोकस, बस बातें छोड़ दें, सर जी छोड़ दें। जी बेटा प्लीज वो मेरी चॉइस पे रखें बेटा, क्योंकि वरना लड़ाई हो जाएगी क्लास में। क्लास का टाइम वो रख लें जो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं इस चक्कर में पड़ गया कि क्लास का टाइम क्या रखें, तो वो ऑब्वियसली हर एक बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस हैं, तो सब प्रेफरेंसेस को मुश्किल हो जाएगा कि हम अकोमोडेट कर सकें। तो टाइम क्लास का वही है जो पहले मैंने बताया, इंशाल्लाह वो बाद में डिस्कस करेंगे। इस वक्त प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्टोरी। पहली चीज जो ध्यान में रखनी है, लिख लिख के करेंगे आप, कि डिस्काउंट्स की दो टाइप्स हैं। फुल कंसंट्रेट, छोड़ दें सब कुछ। नंबर 1 इज ट्रेड डिस्काउंट। वैसे बेस्ट यही रहेगा कि इस वक्त बुक बंद कर दें आप, आपने फिर लिखने पे फोकस नहीं करना, आपने ऐसी पढ़ने की कोशिश करनी है, तो मेरा ख्याल है बुक बंद कर दें प्लीज। देयर आर टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, ट्रेड डिस्काउंट एंड नंबर 2 सेटलमेंट डिस्काउंट। लेकिन देन बेटा इन्हीं ट्रेड डिस्काउंट्स को समटाइम्स, ट्रेड डिस्काउंट और सेटलमेंट डिस्काउंट्स को समटाइम दूसरे नामों से भी बोला जाता है। तो इसको ट्रेड डिस्काउंट मींस सिंपली मींस नेगोशिएशन डिस्काउंट, और सेटलमेंट डिस्काउंट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। जी वो भी ठीक है शायद, जब आगे का वर्ड आप लिख लेंगे। ठीक है, मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन फिलहाल पहले जरा यही वर्ड हजम कर लें, फिर जाइए देख लेते हैं। अब इसको इंशाल्लाह भी लंबी डिटेल इसमें डिस्कशन करते हैं इसकी, लेकिन जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल से मेरी जरा
इन दोनों टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स की एक्सप्लेनेशन सुना जरा। बेटा छोड़ दे, मैं अहमद मुमताज खुद बताता हूँ बीआरएस में क्या पढ़ा था। बेटा हमजा छोड़ दो, मैं खुद याद कराता हूँ। कैंडी माई डियर छोड़ दें, आप ठीक समझ रहे हैं हमजा, आपकी सोच सही है, लेकिन लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रिवाइज यू। फर्स्ट ऑफ ऑल सारी स्टोरी सामने रख लें, फिर मैं आपको याद भी कराऊंगा, आपको बबल के क्वेश्चन भी इंशाल्लाह दिखाऊंगा। ठीक है प्लीज, बिल्कुल ठीक है, लेकिन रुक जाए काइंडली। एक छोटी सी एग्जांपल से हम इन दोनों डिस्काउंट्स को जरा सही तरह बस अंडरस्टैंड पहले कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप विजुलाइज करें कि आप किसी शॉप में शर्ट लेने गए, फॉर एग्जांपल एक शर्ट परचेज करने गए। तो जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई शर्ट है तो उस पर एक प्राइस टैग लगा होता है, एक प्राइस टैग। जो बेच रहा होता है वो उसे सेल प्राइस कहेगा, और जो खरीदार होगा अगर उसी प्राइस पे खरीद लेगा तो वो परचेज प्राइस कहेगा। अब फर्स्ट करें 2000 रुपीज का टैग लगा हुआ है, आपको शर्ट पसंद आई, आपने देखी, आपको बड़ी अच्छी लगी। देन हमारा एक नॉर्मल बिहेवियर क्या होता है कि प्राइस जो भी लिखी हो, फिर हमारी कोशिश होती है कि वो ना ही देनी पड़े। तो लेट्स अज्यूम हमने बारगेनिंग शुरू कर दी, ठीक है, निगोशिएशन शुरू कर दी। हमने कहा नहीं 2000 प्राइस बहुत ज्यादा है, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, वगैरह वगैरह वगैरह, आपको पता है बाकी बातें। लेट्स अज्यूम कि आपने कहा कि मैं 1500 दूंगा, उसने कहा नहीं यार 1500 ना दें। फिर आपको पता है कस्में भी बीच में खाई जाती हैं और अनफॉर्चुनेटली सच्ची नहीं होती, ये भी आपको पता है। मुझे तो कॉस्ट भी ज्यादा है वगैरह वगैरह, आपको पता है दुकानदार इस तरह भी लगे होते हैं। फर्ज करें फाइनली बहस हुई, आपने भी की उसने भी की, तो 1700 पे बात खत्म हो गई। ये जो 300 रुपीज कम देने पड़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज निगोशिएशन, मींस ट्रेड डिस्काउंट। यहां तक मेरी बात समझ आई है? सर ये बात समझ आई है सर? अब आगे ना जाइएगा, बस जो मैंने बात की वहीं तक रहे जरा। अब जरा रुके, फर्ज करें नॉर्मल सिचुएशन, अभी पहली नॉर्मल सिचुएशन के ये कैश सेल है मसलन, मतलब उसने 2000 कहा, आपने 1700 पे एग्री किया। अब आप क्या करेंगे? 1700 पकड़ाएंगे। विजुलाइज करें, 1700 पकड़ाएंगे, वो 1700 पकड़ ले, शर्ट आपकी हो गई। आप बायर हैं, आप क्या एंट्री करेंगे? परचेजेस डेबिट, कैश क्रेडिट, बताएं 1700 पे करेंगे या 2000 पे करेंगे? सेवनटीन हंड्रेड पे करेंगे, 2000 पे करेंगे? ऑब्वियसली 1700 पे करेंगे। इट मींस हम 2000 की परचेज की बजाय अब सिंपली 2000 माइनस 300 करके, परचेज में से 300 लेस करके 1700 पे परचेज की एंट्री कर लेंगे। जी नहीं लिखने की जरूरत हमजा, शायद इस डिस्काउंट को कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है। मींस आप सिंपली अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? परचेज प्राइस फर्ज करें, परचेज प्राइस 2000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 300, और फाइनली नेट परचेज आप कह देंगे 1700। एंट्री करते हुए आप परचेज को नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे 1700 पे। समझा मैंने सही कहा? यकीनन अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें 2000 माइनस 300 इज इक्वल टू 1700, उसमें मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन क्या 2000 में से परचेज प्राइस में से ही ट्रेड डिस्काउंट लेस करके आप 1700 तक पहुंच जाएंगे? ठीक है लेस कर लें, मुझे इतराज नहीं है, लेकिन सिंपली आप लेस करके पहुंच जाएंगे। इट मींस यू विल रिकॉर्ड द परचेज at 1700 by making entry purchase debit and cash credit। अब एक मिनट जरा सेलर के एंगल से सोचें, सेलर के एंगल से सोचें। सेलर को आपने 1700 बेचा है, 1700 सॉरी दिया है, वो एंट्री क्या करेगा? कैश डेबिट 1700 और सेल क्रेडिट 1700। वो भी क्या करेगा? ना कर परचेज क्रेडिट नहीं काशिफ, ना कर यार, ना कर, नहीं इब्राहिम 2000 से एंट्री नहीं करेगा मेरे भाई, इब्राहिम 2000 से नहीं करेगा। बच्चों से पूछ लेते हैं,
आप बताओ, सब लोग बताएं, सेल क्रेडिट सेलर कितने से करेगा? बच्चों से पूछ के देखते हैं, इब्राहिम आप भी सोचो जरा दोबारा। 1700 से करेगा। इट मींस अगर मैं इसका कहूं, जी इब्राहिम ठीक है, माय डियर इब्राहिम, माय डियर इब्राहिम, जी डियर, अगर फॉर एग्जांपल इस तरह हम कहें, ये जो एग्जांपल अभी डिस्कस हुई है, परचेजेस, जो सेलर, जो सॉरी परचेजर होगा, वो अपनी परचेज, और जो बायर होगा वो अपनी सेल नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा, नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। परचेज एंड सेल रिकॉर्डेड नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। खरीदार परचेज को और बेचने वाला सेल को नेट करेगा। सर ये 300 इग्नोर हो जाएगा अली मुस्तफा, क्या 300 इग्नोर नहीं हो जाएगा इस तरह करके? ये वैसे क्या ये 300 रेलिवेंट रह गया अभी? क्या ये 300 रेलिवेंट है? जी माय डियर अली, माय डियर अली मुस्तफा, अली मुस्तफा, मिस्टर अली मुस्तफा माय डियर, कहां गायब हो गए सवाल पूछ के? तो बेटा वो रेलिवेंट नहीं है, सिर्फ क्या करेंगे, माइनस नेट कर लेंगे। बेटा सेल का 200 300 लॉस हुआ है, ठहरे 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 एक मिनट, ठहरे ठहरे सब लोग कसम होकर एक मिनट, जस्ट एक मिनट, वो मैं ठीक कर लेता हूँ यार। 3000 ऑब्वियसली नहीं है, मैंने एक जीरो शायद ज्यादा लगा दिया, सॉरी फॉर दैट, जस्ट 1 मिनट। बहरहाल आप लोगों की वजह से अब ये मुझे हौसला है कि अगर मैं कभी छोटी मोटी मिस्टेक करूंगी तो इंशाल्लाह मुझे करने नहीं देंगे आप, बस यही आपकी कमिटमेंट चाहिए सर। इंसान है, मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जब भी बता दे कोई कि मिस्टेक हो गई है तो मुझे भी मान लेना चाहिए, और अगर कभी जिंदगी में बेटा आप भी इंसान है, मिस्टेक हो जाए तो मान लेना चाहिए, और फिर अस्तगफिरुल्लाह क्या आगे बढ़ जाना चाहिए। माय डियर, सबसे पहले एक उमर का एक अच्छा सवाल है, एक सेकंड सुनिएगा। उमर ने पूछा है 300 सेलर को 300 लॉस नहीं हुआ, बात की बेटा ठीक है, लेकिन बेटा उमर अगर मैं इस तरह कहूं कि 2000 सेल की बजाय वो लिखिएगा 1700 पे रहा है, तो क्या उसने अपना ये लॉस ट्रेड डिस्काउंट के नाम से लेस नहीं कर दिया सेल में से? क्या ये लॉस ट्रेड डिस्काउंट ही के नाम से लेस नहीं हो जाना चाहिए सेल में से? ठीक है मिस्टर मोहम्मद उमर, मेरे वर्ड्स ठीक है? उमर जस्ट मिनट, नहीं बेटा ये डिस्काउंट अलाउड ये वाली नहीं है, डिस्काउंट अलाउड जो होती है वो मैं बाद में बताऊंगा, ना करें ना करें। कुछ हजरात के सवालों से मुझे लग रहा है कि उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन जस्ट 1 मिनट, जो मैंने बताया था मैं अभी उस पर आता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम सेल एंड परचेज एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज। इस डिस्काउंट अलाउड को कहीं अलग लिखने की बजाय, इस डिस्काउंट को कहीं अलग लिखने की बजाय सेलर अपनी सेल में से लेस कर लेगा, और इस डिस्काउंट रिसीव को कहीं अलग लिखने की बजाय बायर अपनी परचेज कॉस्ट में से लेस कर लेगा। ये जैसे ही हुई है डिस्काउंट अलाउ डिस्काउंट रिसीव पता है हमें, देयरफॉर सेल प्राइस ही फाइनली 1700 है और परचेज प्राइस ही फाइनली 1700 है। ठीक है मिस्टर शारिक, मिस्टर हमजा, मिस्टर वजाहत, वो बेटा आप जिस तरफ चले गए हैं, मुझे जरा 2 मिनट और दें, मैं सिर्फ वहीं, मैंने भी वहीं पहुंच जाना है, लेकिन आप मुझे लॉजिकली बताएं, लॉजिकली बताएं कि क्या बात ठीक है? 2000 उसने कहा, 1700 के बाद फाइनल हुई, 300 अब ना उसने लेना है ना आपने देना है, तो इट मींस आपकी परचेज है ही 1700 की, उसकी सेल भी 1700 की है।
नहीं बेटा, आज शाहजेब ये बच्चे बिल्कुल पागल नहीं हैं, ये कोई फजूल सवाल नहीं है, ये अच्छे सवालात हैं माय डियर। अगर हमारे जहन में नहीं आया तो अच्छा हुआ, बच्चों के जहन में आ गया। ना कर मेरा भाई, ये कोई फजूल सवाल नहीं है सर, ना करें, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। शाहजेब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है बेटा, ना कर यार शाहजेब, जहाँ सवाल जहाँ टाइम वेस्ट हो रहा होगा वहां मैं बेटा खुद बता दूंगा। ये बेटा वासिफ ये है ही बार्गेनिंग डिस्काउंट, ये नेगोशिएशन डिस्काउंट, बार्गेनिंग डिस्काउंट है। अगर आप ये वर्ड लिखना चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है। बार्गेनिंग डिस्काउंट मींस एट द टाइम ऑफ सेल एंड परचेज जो डिस्काउंट फाइनल हो जाए। ठीक है शायद, कोई इश्यू नहीं यार बेटा, कोई नहीं, आप भी सुने, अच्छे सवाल है मेरे नजदीक। बेटा उमर कमाल है यार, जो सेल मैनेजर आपने रखा, जो आपने बंदा रखा होगा बेचने पे, वो डेफिनेटली आप पहले अपने सेल मैनेजर से पूछ के बातें फाइनल करेंगे। सेल मैनेजर ने आपको भी कहा होगा कि आप किस प्राइस तक कम कर सकते हैं, और अगर उसने कुछ जितने पे कहा होगा उससे कम आप अगर बेचना चाहेंगे, फिर आप यकीन उससे जाके पूछेंगे। तो मैं, दिस इज नॉट द क्वेश्चन जो इस वक्त रेलिवेंट है। और बेटा मुआज 300 कोई एंट्री नहीं होगी, 300 की कोई एंट्री नहीं, माय डियर, 1700 की बस एंट्री है। मुआज ना कर यार इस तरह की बात। शाहजेब लेकिन बेटा सवाल सुन दो, शाहजेब आज से बच्चों के सवाल सुने, बुरे नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखें। बच्चे जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन सलमान हमें भी होना है, ठीक है, कोई इशू नहीं। और बेटा उसामा क्या हो गया है, इतने मासूम ना बने। कभी भी सेलर कभी भी सेलर अपनी कॉस्ट प्राइस से कम पे नहीं बेच रहा होगा माय डियर। वो चाहे जो मर्जी कहता रहे, वो बिजनेस करने बैठा माय डियर, सारा दिन वो इसलिए थोड़ी बैठा है कि 100 रुपए की चीजें लेके 80 पे बेची रहे। वो जितनी मर्जी कस्में खाए, प्लीज ऐसे नहीं होता, और कभी झूठी कसम आपने भी नहीं खानी। ठीक है मिस्टर उमर, उसामा ऐसे होता है अनफॉर्चुनेटली। जी माय डियर, आई एम अज्यूमिंग फाइनली जो भी बहस है वो साइड पे रख के, व्हाट इज द फाइनल स्टोरी ऑफ ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट इज प्रेजेंटेड नेट ऑफ अगेंस्ट परचेजेस एंड सेल्स। मसलन अपने जहन में इनकम स्टेटमेंट बनाए, इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, हमेशा आप याद रखनी है यहाँ से बात, यहाँ की बात मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ, दोबारा ये प्रॉब्लम फिर कभी हमें रिजॉल्व ना करनी पड़ेगी। अपने जहन में स्टोरी बनाए, अगर कोई सेल पे सेल डिस्काउंट है, सेल पे ट्रेड डिस्काउंट है, तो इनकम स्टेटमेंट जहन में बनाए। सेल पे अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट आपने दी है, बताएं वो इनकम स्टेटमेंट में कहां नजर आ रही होगी? सही जवाब दीजिएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नजर नहीं आएगी। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है। वो कहा नो एक्सपेंसेस, उमर नहीं यार, एक्सपेंसेस में नजर आएगी माय डियर, बिल्कुल नजर नहीं आएगी। वो असल में नजर क्यों नहीं आएगी? क्योंकि वो आपने सेल में से लेस कर दी है, कहीं अलग नजर नहीं आएगी। आप जब सेल की अमाउंट लिख रहे होंगे और कोई ट्रेड डिस्काउंट है सेल के अगेंस्ट, तो आप सेल में से लेस कर रहे होंगे, कहीं अलग नजर नहीं आएगी। मेरे वर्ड्स ठीक है, कहीं अलग नजर नहीं आएगी, सेल में से लेस हो जाएगी बस। प्लीज सब आंसर दें यस नो में फाइनल, जल्दी जल्दी जल्दी। ये बड़ा जरा एक मिनट अगर हम वेट कर लें, ऐसी अजान हो रही है और हम अपने अपनी जरा अपना शोर मचाया हुआ मैंने, तो काइंडली जरा अजान का एहतराम, जरा एक मिनट, जरा अजान खत्म हो तो मैं दोबारा शुरू करता हूँ। जस्ट अ मिनट।
अली आप बेटा बिल्कुल बात सही कर रहे हैं। फर्ज करें उस केस में फिर अगर 1800 आप पे करेंगे तो अभी फिर परचेज सेल 1800 पे रिकॉर्ड होगी। जी बेटा सॉरी फॉर द वर्ड्स, अजान मुकम्मल ठीक है, सॉरी फॉर द वर्ड्स। अजान बाकी इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की बात रिपीट ना हो। जी मौज आपने जो बेटा बात की है वो बिल्कुल ठीक है। अली आपको ठीक है, सेंटेंस सही समझ आ गया, आपकी बात ठीक है बिल्कुल। अल्लाह करे हम इस तरह से सोचे जिंदगी में। फर्ज करें अगर आप 1800 ले रहे हैं तो 1800 से ही सेल और परचेज रिकॉर्ड होगी। लेकिन एक मिनट फाइनली बेटा एक सेकंड, फाइनली एक जरा दोबारा इनकम स्टेटमेंट ध्यान में रखें। परचेजेस जहन में लाएं जरा, परचेजेस। अगर फॉर एग्जांपल आपको परचेज पे कोई डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुई है, परचेज पे कोई ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुई है, तो बताएं ये इनकम स्टेटमेंट में कहां नजर आएगी? बताएं। नहीं बेटा कहीं अदर कुछ नहीं। उमर सही बताओ यार। नहीं, नो अदर इनकम इब्राहिम, नो 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 अदर इनकम माय डियर, यही तो गेम चल रही है। फिर गलत तरफ चला गया इब्राहिम। कहीं नहीं नजर आएगी, कहीं नहीं नजर आएगी। ट्रेड डिस्काउंट अगर परचेज पे है बेटा प्लीज परचेजेस में से लेस हो जाएगी, कहीं अलग नजर नहीं आएगी। और सेल डिस्काउंट अगर है तो प्लीज सेल्स में से लेस हो जाएगी, कहीं सेपरेटली नजर नहीं आएगी। 100% क्लियर है माय डियर सारे? तो इनकम स्टेटमेंट में ट्रेड डिस्काउंट कहीं अलग नजर नहीं आएगी। अगर सेल पे आपने दी है तो वो सेल में से लेस कर देंगे, और अगर परचेज पे हमें मिली है तो हम परचेज से लेस कर देंगे। बाकी जो बात रहेगी सेटलमेंट डिस्काउंट की, सभी कोई एंट्री नहीं है सर। जी ठीक है नसरीन। बाकी जो सेटलमेंट डिस्काउंट की डिस्कशन है वो अब आज रहने दें, टाइम जरा हमारा खत्म हो गया है। इंशाल्लाह हम इस डिस्कशन को कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बट संडे के लिए टाइमिंग जो है ना बेटा वो मेरा ख्याल वही रखें जो हमारी नॉर्मल क्लास की टाइमिंग है। इसे ऐसी चेंज ना करें, फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इंशाल्लाह कल 2 बजे मिलेंगे, लेकिन उसे तकरीबन कोशिश करेंगे कि 3:45 असर तक, 3:45 अगर जरूरत पड़ी 10-15 मिनट आगे, 3 घंटे लेने दें बेटा जब जरूरत पड़ेगी। फिलहाल मेरा ख्याल हम इतने बड़े नहीं हुए अभी बेटा, प्रैक्टिस रहने दें 1 घंटे के लिए। तो इंशाल्लाह हमारी 2 बजे मुलाकात होगी और तकरीबन 4 बजे तक इंशाल्लाह बात खत्म करेंगे। जी बेटा असल वो कोशिश करते हैं नेक्स्ट मंडे से, ठीक है, वो भी मैं कोशिश करता हूँ। अल्लाह हाफिज। तो संडे के लिए सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, लेकिन बड़ा मजबूरी है, सिलेबस इज टू मच, तो साथ साथ ही पढ़ के खत्म करना पड़ेगा। अल्लाह हाफिज, कल जरूर मुलाकात होनी चाहिए दोपहर 2 बजे। खाना खा लीजिएगा नमाज पढ़ के। अल्लाह हाफिज।